नमस्कार साथियों, मैं तुल भारत और आज हम कक्षा 7 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत उसका पार्ट 2 नए राजा और उनके राज्य उसके आज हम क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। वो भी लिखित रूप में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। और अगर आपने इससे पहले हमारे इस चैप्टर की जो वीडियोस है जिसमें हमने इसको अच्छे से डिस्क्राइब किया है, एक्सप्लेन किया है, पूरी तरीके से उसके बारे में बताया है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जरूर देख लीजिएगा। उसका जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग दे देंगे। और आज हम इसको लिखित रूप में करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी ये आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन आंसर लिखित रूप में है, आपके सामने स्क्रीन पे आएंगे, आप उसको आराम से वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। जोड़े बनाओ। तो पहला जो प्रश्न है वह है जोड़े बनाओ, जिसके अंदर हमें बताना है कि एक गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल और चोल किस क्षेत्र से मिलते जुलते हैं, किस क्षेत्र में इनका वर्चस्व था। तो जो गुर्जर प्रतिहार जो क्षेत्र था, जो गुर्जर प्रतिहार जो जिनका साम्राज्य था, ये गुजरात और राजस्थान में था। राष्ट्रकूटों का जो साम्राज्य था वह पश्चिमी दक्कन में था। पालों का जो साम्राज्य था वो बंगाल में था और चोलों का तमिलनाडु में। तो बहुत सिंपल से हमने यहाँ पे मिलान कर दिया है। देखिए, एक्सप्लेनेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग लिंक दे देंगे, तो एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको मिल जाएगी, वरना आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट में जाके भी आप उसको देख सकते हैं। और इससे जो पहले के जो पार्ट हैं उसके भी हम लोगों ने हजारों सालों से जो पड़ताल, जो प्रश्न पार्ट है पहला इतिहास का, उसके लिए उसके भी हमने क्वेश्चन आंसर कर रखे हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो दूसरा है, त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे 3 पक्ष कौन कौन से थे, तो मैं उसको लिखित रूप में आपके सामने लेके आता हूं, आप देख लीजिए। तो आपके सामने प्रश्न 2 का जो उत्तर है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे 3 जो थे, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। तो ये तीनों थे, ठीक है, ये लगे हुए थे त्रिपक्षीय संघर्ष में। मतलब इन तीनों की क्या थी, लड़ाई चल रही थी, आपस में लड़ाई चल रही थी साम्राज्य के हेतु। ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हैं चैप्टर के अंदर। तो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था, तो आपको ये बताना है कि आप देखेंगे कि इसमें ना चोल जो थे ना, चोल नहीं है इसमें, है ना, चोल जो है वह नहीं है। बाकी जो ऊपर जो हमने अभी क्वेश्चन किया था उसके अंदर गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल थे, और यही तीनों का त्रिपक्षीय संघर्ष था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 3, चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या थी। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 3, इसमें चलते हैं उत्तर जी। तो आप देखेंगे कि चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति के सदस्य बनने के लिए निम्न शर्तें आवश्यक थी। पहली, कि सभा के सदस्य के लिए, देखिए चोल की बात हो रही है, आपको याद रखना है, चोल साम्राज्य कहाँ का था, तमिलनाडु के क्षेत्र का था। ठीक है, आपको ये याद रखना है। सभा के सदस्यों के लिए इच्छुक लोगों की ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता हो। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच में होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, आपको पता है 4 वेद हमारे। ईमानदार होना चाहिए और उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। भाई सीधी सी बात है, वह किसी समिति के सदस्य बन रहे हैं, कमेटी के सदस्य बन रहे हैं, तो आपको प्रशासन के मामलों की जानकारी तो होनी चाहिए कि भाई कैसे कर वसूलना है या कैसे किस प्रकार से शासन व्यवस्था चलानी है। तो प्रशासनिक मामलों की जानकारी होना, उसके पास जमीन होना, उसके पास घर होना, उसकी 35-70 साल उम्र। जैसे अभी आप देखते हैं कि अगर हम लोकसभा के मेंबर के लिए बात करते हैं या हम राज्यसभा के मेंबर के लिए बात करते हैं, तो भैया एक उम्र है कि इतने वर्ष का वो होना चाहिए, 25 वर्ष का होना चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। मतलब उसकी शर्तें होती हैं, एक आवश्यक शर्तें होती हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे भी ये शर्त है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। ठीक है, आगे क्या है, आगे आप देखेंगे क्वेश्चन क्रमांक, तो प्रश्न 4 है यहाँ पे, चाहमानों के नियंत्रण में आने वाले 2 प्रमुख नगर कौन से थे। तो चाहमानों के जो नियंत्रण में आने वाले थे, तो आप देख सकते हैं कि कन्नौज, बनारस, इंद्रप्रस्थ और प्रयाग। तो कन्नौज और बनारस का जो क्षेत्र था वह चाहमानों के नियंत्रण में आने वाले 2 प्रमुख नगरों में से था। आप इन चारों में से भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए प्रश्न 5 आ गया आपके सामने कि राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने। भाई राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने, हाउ टू एम्पावरमेंट ऑफ द राष्ट्रकूट्स। ठीक है, तो कैसे बने अभी हम देखते हैं।
तो आपके सामने है राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने। ठीक है, तो राष्ट्रकूट शुरू में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। आपको समझ में आया कि राष्ट्रकूट पहले चालुक्यों के अधीन थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने चालुक्यों की अधीनता से इनकार कर दिया। मतलब दंती दुर्ग एक जो शासक था, ठीक है, आप देखेंगे राष्ट्रकूट का शासक था, उसने क्या किया, उसने चालुक्यों की जो गुलामी थी, उनकी अधीनता थी, उससे इनकार कर दिया। बाद में चालुक्यों को उसने हराया और अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि की। भाई क्या हुआ था आपके सामने, ठीक है, तो जो दंती दुर्ग था वह क्या था, ठीक है, दंती दुर्ग जो था वह राष्ट्रकूटों का क्या कहते हैं एक शासक था, जिसने चालुक्यों की अधीनता को मना कर दिया और बाद में उनको हराया भी और अपनी जो सैनिक जो शक्ति थी उसकी में वृद्धि भी की। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जो शक्तिशाली होगा, जो अपनी सेना को बढ़ाएगा, वह विजय भी पाएगा। तो राष्ट्रकूटों ने इस प्रकार से चालुक्य राजाओं की अधीनता को समाप्त किया। मैं आपके सामने दोबारा देख लेता हूं, आप आराम से वीडियो को पॉज करके आप आराम से आप क्वेश्चन को आप लिख भी सकते हैं। कई बार स्क्रीन जो होती है थोड़ी सी बड़ी होती है तो समझ में नहीं आता है। ठीक है, प्रश्न 6 करेंगे अभी हम। नए राजवंशों ने स्वीकृति हासिल करने के लिए क्या किया। ठीक है, तो क्या किया, तो उत्तर आपके सामने है कि नए राजवंशों की स्वीकृति हासिल करने के लिए क्या किया गया। ठीक है, तो राजा लोग नए राजवंशों को अपने मातहंत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। ठीक है, नए राजवंशों को, भाई सामंत का अर्थात कि अब जो उनके प्रशासनिक कार्य होंगे, आप लोग देखो मंत्री बना दिए। ठीक है, अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर इत्यादि घोषित कर देते थे। ठीक है, नए राजवंशों ने स्वीकृति हासिल करने के लिए क्या किया कि भाई उन्होंने सामंती प्रथा स्टार्ट कर दी। नए राजवंश सामंत बन गए ताकि वह राजा लोग जो है उनको, राजा लोगों ने भी उनको मान्यता दे दी। और उसके बाद में क्या था, वो अपने आप को महामंडलेश्वर, महासामंत कहने लगे। कभी कभी वह अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। अर्थात जो नए नए राजवंश थे, जैसे अभी आपके सामने मैंने राष्ट्रकूट की बात करी कि चालुक्यों से वो कैसे, दंती दुर्ग जो थे उन्होंने कैसे चालुक्यों को हरा दिया, पहले उन्हीं के गुलाम थे। इसी प्रकार से कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य, मतलब उसके शासन से, उसके अधिकार से स्वतंत्र होने का दावा करते थे कि वे नहीं, हम तो स्वतंत्र हो गए। ठीक है, उद्यमी परिवारों ने, मतलब जो लोग कामगार जो काम वाम करते थे, परिवारों के पुरुषों ने अपने राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मतलब जो व्यापारी जो लोग थे, व्यापारी परिवार थे, उन्होंने अपनी राजशाही कायम करने के लिए क्या किया, अब सैनिक भी रखने लग गए। आपने देखा होगी कि आज भी क्या है, बहुत सारे जो लोग मतलब बड़े बड़े व्यापारी हैं, वो बहुत बड़े बड़े, मतलब एक तरीके से अपनी सुरक्षा हेतु सिक्योरिटी रखते हैं। लेकिन ये जो सैन्य कौशल था इसलिए था ताकि वह अपने राज्य वंश जो है वह स्थापित कर सके। तो यहाँ पे छठा प्रश्न हमारा हो गया। आगे चलते हैं 7वें प्रश्न पर हम। तो 7वां प्रश्न आपके सामने है, तमिल क्षेत्र में किस तरह की सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ। तो भाई तमिल क्षेत्रों में सिंचाई व्यवस्था का विकास कैसा हुआ, निम्न मतलब नीचे लिखा हुआ है, ये निम्नलिखित प्रकार से हुआ। प्राकृतिक झीलों से सिंचाई की व्यवस्था की गई। ठीक है, अनेक नहरों को निर्मित किया गया। देखो प्राकृतिक, अभी देखो झीलों से सिंचाई की व्यवस्था हो गई, नहरों से हो गई, आपको ये समझ में आ गया। कई तालाब और हौजों को निर्मित किया गया। ठीक है, देखो भाई तालाबों को बनाया गया, हौजों को बनाया गया, एक तरीके से कुओं को बनाया गया, और अनेक क्षेत्रों में नए कुएं भी खुदवाए गए। तो आपको समझ में आ गया कि तमिल क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था कैसे थी। प्राकृतिक झीलों से थी, नहरों से थी, तालाबों से थी, और कुएं भी जो थे वो खुदवाए गए थे। तो बहुत सारी नहरें भी जो थी वो निर्मित की गई थी। निर्मित कैसे की गई थी, मतलब किसी नदी से कोई नहर आपने देखा होगा कि जो किसी क्षेत्र को जोड़ती है। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। कोई डाउट हो तो जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, डेफिनेटली उस डाउट को हम लोग क्लियर करेंगे। बहुत अच्छे आपका रिस्पांस मिलता है हमारी वीडियोस पे, बहुत अच्छे लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, और ऐसे अपना आप प्यार जरूर देते रहें। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए आपके सामने अभी हम करेंगे 8वां प्रश्न। ठीक है, तो इससे पहले हम इसको टिक लगा देते हैं कि 5वां, 6वां और 7वां हमारा हो गया। 8वें प्रश्न पे हम चल रहे हैं कि चोल मंदिरों के साथ कौन कौन सी गतिविधियां जुड़ी हुई थी। मतलब मंदिर के अंदर क्या क्या होता था, मंदिर के साथ साथ सिर्फ पूजा पाठ के साथ साथ और क्या क्या चीजें मंदिरों में होती थी।
ठीक है। तो चोल मंदिर आपको पता है, हम अभी कहाँ की बात करें, चोल मंदिर, तो चोल मंदिर तमिलनाडु के क्षेत्रों का, तमिलनाडु जो ट्राई जंक्शन है, केरला कर्नाटक, उस क्षेत्र की बात है ये। देखिए आपके सामने है यहाँ पे कि चोल मंदिरों के साथ निम्नलिखित गतिविधियां जुड़ी हुई थी। कैसे, मैं आपको बता देता हूं कि चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए थे। ठीक है, मतलब वहां पे क्या होता था, शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। अभी क्या होता था भैया, चोल मंदिर की गतिविधियां क्या थी कि एक तो वो जो आसपास के बस्तियां जो विकसित हो रही थी उसके केंद्र बन गए थे। अभी आपको कोई मिलना है, ठीक है, कोई बात करनी है, तो आपने क्या कर दिया, उस मंदिर में पहुंच जाओ आप, ठीक है, क्योंकि वो एक केंद्र बन गया, सेंटर पॉइंट बन गया। ठीक है, वहां पे शिल्प उत्पादन के केंद्र हो गए थे भैया, वहां पे शिल्प होती थी, शिल्प अर्थात वहां पे आर्ट एंड कल्चर का बहुत बड़ा एक जगह बन गई थी, क्योंकि मंदिर पवित्र स्थान होता था, वहां पे पेंटिंग्स, मूर्ति कला, ये सब। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से संपन्न थे। मतलब जो भूमि, जो शासक जो थे या लोग जो भूमि दान देते थे मंदिरों को, वहां पे भूमि संपन्न हो गए थे, बहुत भूमि हो जाती थी उसके आसपास। मंदिर के लिए काम करने वाले पुरोहित, मलाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि प्रमुख थे। ये मतलब यहाँ पे संगीत भी होता था, आप समझ गए कि नृत्य, डांस भी होता था। ठीक है, बावर्ची मतलब खाना पीना भी। मंदिर सिर्फ पूजा आराधना का ही केंद्र नहीं था, बल्कि आर्थिक, देखिए अभी मैंने आपको बताया था ना कि वहां पे क्या हो गया था, एक ये सेंटर पॉइंट बन गया था। तो आर्थिक मतलब फाइनेंशियल, वाणिज्यिक जो चीजें होती थी वहां पे, वो भी इसके अंदर होती थी। सामाजिक, भाई किसी को धर्म सभा करनी है तो मंदिर में होती थी। और सांस्कृतिक जीवन के भी केंद्र हो गए थे। तो ये आपको चोल मंदिर के अंदर समझ में आएगा कि किस प्रकार से चोल मंदिर के में कौन कौन सी गतिविधियां होती थी। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। देखिए 9वां-10वां प्रश्न आपके सामने है कि मानचित्र 1 को दोबारा देखें और तलाश करें कि जिस प्रांत में आप रहते हैं उसमें कोई पुरानी राजशाही, राजाओं के राज्य भी थी या नहीं थे। ठीक है, तो अगर आप दिल्ली में रहते तो आपको पता है कि इंद्रप्रस्थ एक क्षेत्र था। तो अभी मैं दिखा देता हूँ लिखित रूप में। ठीक है, तो आपको पता है कि दिल्ली क्षेत्र में तो इंद्रप्रस्थ वगैरह था, और आपने मैप में देखा भी है। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देखोगे जो गुर्जर प्रतिहार थे वर्तमान में, मतलब उस समय तो उनका वो क्षेत्र होते थे कि भाई गुर्जर, पहले ये नहीं था कि गुजरात में तमिलनाडु, ये सब तो वर्तमान के नाम है। जब हमने थोड़ी देर पहले मैचिंग करी थी, देखिए गुर्जर प्रतिहार अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्र के हैं। जो ऐसी पाल राजशाही, जो पाल साम्राज्य था, वह बंगाल और बिहार, जैसे भी आपको पता है कि हम लोग बोलते हैं भाई तक्षशिला, मगध, पाटलिपुत्र। ठीक है, ये जो ये अशोक के समय के, चंद्रगुप्त मौर्य के समय के, मौर्य वंश के टाइम के जो क्या कहते हैं ये साम्राज्य हैं, तो हम बोलते हैं आज के वर्तमान समय में ये उत्तर प्रदेश में, बिहार के किसी क्षेत्र में फैले हुए हैं। ऐसी उत्कल जो राजशाही थी, उस समय जो उत्कल राजशाही थी, और आज के समय में ये उड़ीसा के क्षेत्र में है। ठीक है, अगर उस समय तो भैया वो राजशाही फेमस थी कि भाई उत्कल राजशाही, मतलब पूर्व में, भारत के पूर्व में आपको जाना है, उड़ीसा के तट के पास में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी के पास में। पूर्वी चालुक्य जो थे वह आंध्र प्रदेश वर्तमान प्रांत है उनका। राष्ट्रकूट, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक, मतलब क्या था, जो पश्चिमी दक्कन का पठार है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था पश्चिमी दक्कन का पठार। ठीक है, अभी आगे चलेंगे। चोल जो है वह है तमिलनाडु, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, चेर केरल के क्षेत्र में, और पांड्य दक्षिणी तमिलनाडु में थे। ठीक है, तो इसको आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने याद रखना है आपको, चोल, चेर, पांड्य, तमिलनाडु, केरल और दक्षिणी तमिलनाडु। ठीक है, राष्ट्रकूट मैंने आपको बताया कि दक्कन का जो पठार है उसके पश्चिमी छोर पे, अर्थात महाराष्ट्र और कर्नाटक में। पूर्वी चालुक्य आंध्र प्रदेश की तरफ थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। और अभी आपको बताया भी था मैंने, जो राष्ट्रकूट थे, ठीक है, राष्ट्रकूटों ने क्या किया था, राष्ट्रकूटों ने पहले राष्ट्रकूट चालुक्यों के अधीनस्थ थे, उनके ही अंदर काम करते थे। फिर दंती दुर्ग ने आके चालुक्यों से राष्ट्रकूटों को एक तरीके से आजाद करवा दिया, आप इसे बोल सकते हो। लेकिन अर्थात मतलब उन्होंने स्वाधीनता मांगी, ठीक है, और उनके अधीन रहने को मना कर दिया था राष्ट्रकूटों ने। ठीक है, चालुक्य के। आगे चलते हैं हम।
देखो देखिए हम साथ ही साथ हम चल रहे हैं और अभी हम लोग 10 पे आ गए हैं। ठीक है, नोवा हमारा हो गया है। जिस तरह के पंचायती चुनाव आज हम देखते हैं, उनमें उत्तर मेरुरु के चुनाव किस तरह से अलग थे। भाई देखो, उत्तर मेरुरु के जो चुनाव थे वो आज के पंचायती चुनाव से कैसे अलग थे। आइए हम लोग चलते हैं और लिखित रूप। भाई आपके सामने आ गया है उत्तर कि वर्तमान समय के पंचायती चुनाव और उत्तर मेरुरु के चुनाव। ठीक है, तो भारत में वर्तमान में पंचायती चुनाव कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा, मतलब हर एक व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर है, जिसका मतदान सूची में नाम है, उसका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, बिना भेदभाव के साथ वह वोट डाल सकता है। लेकिन उत्तर मेरुरु में क्या था कि लॉटरी पद्धति द्वारा विभिन्न समितियों के सदस्य चुने जाते थे। भैया बक्से में डाल दिए सबके नाम और लॉटरी निकाल दी और आपको पता लग गया कि जिसका नाम निकला वो राजा, मतलब चुनाव हो गया। मतदाता, वर्तमान समय में मतदाता अपने पसंद के उम्मीदवारों को मत देता है। भाई आपको कोई भी पार्टी का सदस्य पसंद है या जो जिसने आपके आसपास काम किया है, आप उसको, सीधी सी बात है, आप उसको वोट देंगे। लेकिन उत्तर मेरुरु में चुनाव पूर्ण रूप से प्रत्याशियों के भाग्य पर निर्भर था। भाई लॉटरी सिस्टम तो भाग्य है ना। आपने चुना, आपने नाम डाल दिया, आप चुनना चाहते हो, समझ लीजिए आप एक्स को चुनना चाहते हैं। ठीक है, कोई एक्स वाई जेड 3 उम्मीदवार हैं, आप एक्स को चुनना चाहते हैं। लेकिन क्या हुआ, सब लोग एक्स को चुनना चाहते हैं, लेकिन लॉटरी में पर्ची निकल गई जेड की, तो अब भाई जेड जो है वो आपका नेता हो गया। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया कि उत्तर मेरुरु में जो चुनाव होते थे वो लॉटरी सिस्टम पे होते थे। आगे चलते हैं। देखिए भाई 11वां और 12वां प्रश्न हमारे सामने। इस अध्याय में दिखलाए गए मंदिरों से अपने आसपास के किसी मौजूदा मंदिर की तुलना करें, जो सामान्यता या अंतर आप देख पाते हैं उन्हें बताएं। तो भैया ये तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, कि आपके आसपास का मंदिर आप देख लो कि वहां पर क्या समानता है उस समय के मंदिरों की और आज की, और क्या अंतर है। जैसे आप देखेंगे अभी भी बहुत जगह पे गुम्बद मिलते हैं और कहीं पे क्या है कि मंदिर, जैसे ऐसे मंदिर है, ठीक है, तो आप देखेंगे इस प्रकार से मंदिर के मंदिर एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है। ठीक है, आप जैसे अक्षरधाम जाएंगे, दिल्ली के अंदर अक्षरधाम है, या और भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे मंदिर है, तो वहां पे आप देखेंगे ऊंचे ऊंचे उस पे होता था। तो आज के समय में मंदिर कैसे हैं और पहले समय में क्या थे, समानता और अंतर आपको बताने हैं। ठीक है, 12वां, आज के समय में वसूले जाने वाले करों के बारे में और जानकारी हासिल करें। क्या ये नगद रूप में है, वस्तु के रूप में है, या श्रम सेवाओं के रूप में। देखो भाई आज के टाइम पे आपको पता है जो टैक्स है वह वस्तु तो वस्तु नहीं है। पहले जमाने क्या होता था, वस्तु या भूमि के रूप में कर देते थे, लेकिन आज के टाइम पे क्या आपको क्या देना पड़ता है, रुपया देना पड़ता है। रुपया देना पड़ता है ना, यही साइन है ना रुपए का। तो आपको, और ये रुपए भी कैसे, आप ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, आप बैंक के द्वारा चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप कैश दे सकते हैं, कैश ऑन डिमांड दे सकते हैं। तो इस प्रकार से ऐसा होता है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ लिखित रूप में, ताकि आपको आसानी हो। चलिए, लकीली आपके लिए जो 11वां क्वेश्चन है उसका पीडीएफ में उत्तर है, जो कि मुझे ढूंढते में मिल गया, और ये बहुत ही अच्छी बात है, सौभाग्य की बात है कि आपको मिल जाएगी। तो देखिए समानता इस प्रकार से है कि इस अध्याय में दिखलाए गए मंदिर द्रविड़ शैली के स्थापत्य कला का द्वारा निर्मित है। ठीक है, द्रविड़ मतलब दक्षिण भारत का जो शैली है। लेकिन वर्तमान के अधिकांश मंदिर बेसर शैली स्थापित कला द्वारा निर्मित है। बेसर शैली में द्रविड़ और नागर शैली का सम्मिश्रण है। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया कि जो बेसर शैली होती है वह क्या होता है, वह द्रविड़ और नागर शैली के जो मिश्रण होता है उसका क्या कहते हैं, सम्मिश्रण है। समानता क्या है कि इन दोनों मंदिरों में समानता यह है कि इन दोनों मंदिरों के गर्भगृह में ही मूर्ति स्थित होती है। ठीक है, तो आपने देख लिया कि भाई ये तो उसी समय की बात होगी, लेकिन आपको नॉलेजेबल हो गया कि आप देखेंगे कि आसपास से किसी मौजूदा मंदिर की तुलना में आपने ये अंतर देखना था। लेकिन अगर आप इस समय भी देखेंगे, जिसके घर के पास क्या पता पुराने रामेश्वरम मंदिर है, कोणार्क मंदिर है, ठीक है, या जगन्नाथपुरी का मंदिर है, मतलब जो लोग हमारे उड़ीसा या कर्नाटक, तमिलनाडु के क्षेत्र के जो विद्यार्थी हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके घर के आसपास हो सकते हैं। तो आपको यही देखना है कि आप देखेंगे कि उस समय तो द्रविड़ शैली थी, ठीक है, और आज जो उसके बाद में जो शैली स्टार्ट हुई बेसर शैली थी। ठीक है, तो ये भी आप आराम से अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, या जो इससे पहले हमने क्वेश्चन
अपने आधार पर आपने जो उत्तर बनाया वो भी आप लिख सकते हैं। तो आपको दोनों ही उत्तर आपके सामने है। ठीक है, 12वां क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, तो थोड़ा 12वें के बारे में देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो वर्तमान समय में हम लोग कर की बात कर रहे थे कि वर्तमान समय में प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के रूप में कर वसूल किए जाते हैं। प्रत्यक्ष कर के रूप में आप आयकर मतलब इनकम टैक्स, संपत्ति कर, ठीक है, जिसमें आप जो आपकी इनकम टैक्स हो गया, और संपत्ति मतलब प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, उत्तराधिकारी कर हो गया, मृत्यु कर हो गया आदि। और अप्रत्यक्ष रूप कर के रूप में हम लोग क्या करते हैं, उत्पादन शुल्क, बिक्री कर आदि प्रमुख है। जैसे आप कोई सामान लेते हैं, खरीदते हैं, तो आप देखेंगे कि उस पे ना बिक्री कर वगैरह होता है, लेकिन आप वो डायरेक्टली नहीं देते क्योंकि वो ऑलरेडी मूल्य के अंदर ही विद्यमान होता है। और आपने देखा कि अभी पहले जमाने में क्या था कि पहले जमाने में टैक्स जो था वो भूमि वगैरह के रूप में या अलग अलग वस्तुओं के रूप में देता था, लेकिन अभी जो है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रुपए के माध्यम से ही आप जो है वह क्या देते हैं, अपना कर देते हैं। ठीक है, रुपए के माध्यम से ही आप अपना कर देते हैं। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो बहुत बहुत बधाई हो मित्रों, हमने चैप्टर का पूरा चैप्टर कर दिया है, लिखित रूप में क्वेश्चन आंसर हमने कर दिए हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन कि आपने जो है वो सारे क्वेश्चन कर लिए हैं और बहुत अच्छे से लिखित रूप में करे हैं। अगर आप पे कोई भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, डेफिनेटली हम उसका आंसर लेके आएंगे। अपना प्यार जैसे आप निरंतर देते जा रहे हैं, ऐसे आप देते जाइए। आपने वीडियो के एंड तक आप देख रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से जरूर पहुंचाइए जिनके पास गाइड नहीं है, जिनके पास किताबें नहीं है, एटलीस्ट वो इसके माध्यम से क्वेश्चन आंसर को समझ सके। क्योंकि क्वेश्चन आंसर से क्या होता है कि हम एटलीस्ट ये समझ में आ जाता है कि हमारे एग्जाम में क्या आने वाला है। और सीधी सी बात है, जब हमारे एग्जाम में क्या आने वाला है आपको ये वाली बात समझ में आ जाएगी, पता लग जाएगी, तो फिर क्या प्रॉब्लम होगी। ठीक है, थोड़ा बीच शब्द थे, सामंत, मंदिर, नाडू और सभा, ये थोड़े कुछ शब्द हैं इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने चैप्टर के अंदर ही समझाए थे कि कैसे कैसे होते हैं। और तांग वंश के युग का चीन है, तो ये भी हमने ऑलरेडी कर रखा है कि चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक 7वीं से 10वीं सदी तक सत्ता में रहा। इसकी राजधानी शियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी, जहां तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया जाया करते थे, मतलब व्यापार के लिए। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता है। जैसे आज के टाइम पे IAS IPS होते हैं ना, ब्यूरोक्रेसी होती है, इसी प्रकार से तांग साम्राज्य मतलब आज से 1000 साल पहले वहां पर ये सब था। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलाव के साथ 1911 तक कायम रही। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित व्यवस्थाओं में से ये व्यवस्था किन मायनों में भिन्न थी, आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, कल्पना करें आप एक सभा के चुनाव में मौजूद है, जो कुछ आप देखें और सुन रहे हैं उनका वर्णन करना है, तो आपको अपने शब्दों में करना है। ठीक है, यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे क्वेश्चन आंसर के साथ में। अगर आपने और वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर देख लीजिएगा। तब तक के लिए घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मास्क लगाइए, कोशिश करिए पढ़ने की और एक्सरसाइज करने की, अच्छा खाना खाने की। ठीक है, मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।